हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 कक्षा 10वीं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वो डिस्कस किए थे। आज हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर, ठीक है? तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5। 4 हम अभी नहीं करते हैं, ये हमारी सेकंड टर्म का जो आपको चैप्टर रहता है हमेशा की तरह। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। हमारा केमिस्ट्री पोर्शन का ये लास्ट चैप्टर होगा, जो कि हमारा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है? चैप्टर नंबर 5। देखो 9th में हमने पढ़ा था तत्व क्या होते हैं या यौगिक क्या होते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, हमने हर चीज डिस्कस की थी, ठीक है? अब जो तत्व ज्ञात हैं आज की डेट में हमारे पास 118 तत्व जो है वो ज्ञात है, ठीक है? उसमें से जो मैं बताऊंगा कितने नेचर में है, कितने जो है वो हमारे सिंथेटिक है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह कि आवर्त सारणी को बनाने की आवश्यकता क्यों? देखो हमारे घर में जैसे अलमारी होती है, ठीक है? उसमें हर जो हमने चीजें बनाई होती है, हर चीज को एक व्यवस्थित करके रखा होता है, ठीक है? या हम दुकान का एक एग्जांपल लें तो बिस्किट को एक जो है वो खाने में रखा जाता है, या साबुन को एक जगह रखा जाता है। मतलब जो चीज सेम है उसको एक जगह रखा जाता है। तो वैज्ञानिकों ने भी ये सोचा कि तत्वों को किस प्रकार से रखा जाए। 118 तत्व हमारे पास हैं, उनको हम किस प्रकार से व्यवस्थित करें, ठीक है? तो उनके जो प्रॉपर्टीज जिनकी सिमिलर थी उनको वो एक साथ करते गए, ठीक है? और इस तरह से आवर्त सारणी जो है वो बनी। बहुत से वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी पर काम किया। तो सबसे पहले जो थे वो हमारे थे डोबे राइनर, उसके बाद न्यूलैंड्स का अष्टमक सिद्धांत था, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो किया था मैंडलीफ ने, और लास्ट में जो आज की डेट में जो हम लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, वो दी थी हमारी हेनरी मोजले ने जो वो दी थी, ठीक है? इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ बताऊंगा जो पहली सारणी जो त्रिक दिया था वो किसने दिया और कैसे दिया था। तो ठीक है, आज का जो ये हमारा मुख्य टॉपिक है या जो हमारा चैप्टर है वो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है? इसके बारे में हम डिटेल में आज जो है वो पढ़ेंगे और देखेंगे कि पहली सारणी जो है वो, इस सारणी को बनाने की पहली अटेम्प्ट किसकी थी और किस तरह की थी, और इसको बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आवर्त सारणी को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जनरल डिस्कशन के बाद अब हम इस चैप्टर के मुख्य जो पॉइंट्स हैं उनको जो है वो विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, आज जो है वो हमारे पास आवर्त सारणी में कुल 118 तत्वों का हमें ज्ञान है, ठीक है? जो आवर्त सारणी में कुल तत्व हैं वो कितने हैं? 118। 118 में से जो 94 हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं, मतलब नेचर से जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है? उनको जो है वो नेचुरल एलिमेंट्स कहा जाता है। और जो 24 है वो मैन मेड या सिंथेटिक जो है वो खुद जो है वो बनाए गए हैं, वो कितने हैं? 24। इसके बाद आवर्त सारणी। आवर्त सारणी होती क्या है, हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था को आवर्त सारणी कहा जाता है, ठीक है? जैसे ऐसे तत्व जिनके गुण धर्म जो है वो एक समान है, उनको जो है वो एक सिस्टमैटिकली जो है वो व्यवस्थित करना, ठीक है? और उनको ऐसे शो करना जिनकी बिल्कुल एक ग्रुप में शो करना, उसको हम क्या कहेंगे? आवर्त सारणी कहेंगे, ठीक है? आवर्त सारणी में रासायनिक तत्व परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आवर्त सारणी में तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा जाता है। मतलब जिस तत्व की परमाणु संख्या सबसे कम होगी उसको पहले रखा जाएगा, और जिसकी जो है वो बढ़ती जाएगी उसको उस तरीके से जो है वो उसमें व्यवस्थित किया जाएगा, ठीक है? अब इससे पहले हमने पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था कि जब एक तत्व को लिखा जाता है तो उसके पैरों में जो है वो परमाणु संख्या लिखी जाती है और उसके सर में परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है, ठीक है? आज की डेट में जो हम आधुनिक आवर्त सारणी जो हेनरी मोजले ने दी थी, हम आगे भी उसको पढ़ेंगे, उसको के रूप में जो व्यवस्थित किया हुआ है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, ठीक है? और वो क्या बोलते हैं कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इससे पहले जो आवर्त सारणी दी थी मैंडलीफ ने, वो किस पे जो थी, वो थी द्रव्यमान के बेसिस पे। हालांकि वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है मैंडलीफ की आवर्त सारणी, और उसको जो है वो उन इसी की क्रेडिट जो है वो मैंडलीफ को जाता है कि उनको आज जो है वो आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, ठीक है? इसके बाद अब हम देखेंगे कि आवर्त सारणी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों जो वो इतने वैज्ञानिकों ने सोचा कि आवर्त सारणी होनी चाहिए? तो इसका सीधा सा एक जो है वो आंसर है, टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट ईजी,
ठीक है? तत्वों के अध्ययन को आसान बनाने के लिए आवर्त सारणी जो है वो व्यवस्थित की गई या उसकी आवश्यकता पड़ी। देखो 118 तत्वों को जो है वो एक सिस्टमैटिकल रूप से जो है वो व्यवस्थित करना और उनकी जो है वो हर एक चीज़, हर गुण धर्म का पता लगाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। इसको ईज़ी बनाने के लिए जो है वो आवर्त सारणी की जो है वो आवश्यकता पड़ी और इसी कारण जो है वो आवर्त सारणी को बनाया गया। आज जो है वो आवर्त सारणी जो हम आधुनिक आवर्त सारणी देखते हैं उसमें जो है वो 18 ग्रुप्स हैं और 7 क्या है हमारे पास पीरियड है, ठीक है? आवर्त सारणी हम जो है वो आगे भी देखेंगे, मैंने ग्रुप में भी जो है वो डाली थी, उसको जो आप देखेंगे तो उसमें जो है वो आपको ऊपर से नीचे जो कॉलम होंगे, ठीक है? वर्टिकल कॉलम उनको हम क्या बोलते हैं ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल क्या बोलते हैं उनको लाइन्स। इसके बाद है डोवेराइन त्रिक सिद्धांत। सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का जो तत्वों को वर्गीकरण की जो ट्रायल था वो किसने किया था? डोवेराइन ने, ठीक है? डोवेराइन ने जो वो त्रिक का सिद्धांत दिया था और वो जर्मन वैज्ञानिक से और सबसे पहले 1817 ईस्वी में उन्होंने जो है वो ये सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने तत्वों को जो है वो 3-3 के समूह में रखा, जिसे क्या कहा जाता है? उनके त्रिक कहा जाता है। और इसकी डेफिनेशन या उसको क्या किया उन्होंने क्या किया इसको बड़े ध्यान से हम देखेंगे। उनके समूह के अनुसार जब 3 तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होगा। बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि मैं 3 तत्व लूँगा, उनको जो है वो उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखूँगा। इससे क्या होगा? जो बीच वाले का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान का औसत के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। उन्होंने क्यों ये त्रिक बनाया? तो उन्होंने एक एग्जांपल है इसका। इसमें लिथियम का द्रव्यमान 6 और पोटाशियम का कितना होता है? 39। अगर इसको हम प्लस करें तो 45 और इसका औसत निकालें डिवाइडेड बाय 2 तो कितना है? 22.5। जो जो अब उन्होंने बीच में क्या रखा? सोडियम, बिकॉज़ इसका कितना होता है द्रव्यमान? 23 होता है, ठीक है? तो इस तरह से उन्होंने जो वो सबसे पहले अटेम्प्ट की और तत्वों को 3-3 के समूह में बाँटा, जिसको क्या कहा गया? डोबेराइन का त्रिक सिद्धांत। और ये सिद्धांत देखो ये क्यों महत्वपूर्ण है? हालाँकि ये आगे नहीं चल पाया लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए था कि सबसे पहली अटेम्प्ट थी ये तत्वों का जो है वो वर्गीकरण की और इसलिए उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट इसमें जाता है। इसमें उन्होंने ये भी देखा कि जब तत्वों को हम इस तरह से व्यवस्थित करेंगे तो एक सिस्टम बनेगा जिससे कि तत्वों को जो है वो स्टडी करना क्या हो जाएगा? ईज़ी हो जाएगा। हालाँकि इस ये जो है वो उनकी जो त्रिक सिद्धांत था वो ज़्यादा नहीं चला था और वो उसकी काफ़ी लिमिटेशंस है जो हम देखेंगे आगे। लेकिन इसमें जो है वो क्रेडिट इसलिए जो है वो उनको ज़्यादा जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट थी जिसमें थोड़ी-सी जो वो एक मतलब आवर्त सारणी को हम ये देखें कि आवर्त सारणी को बनाने का पहला जो हम स्टेप था वो उन्होंने लिया था। ठीक है? अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी? मैंने पहले ही कहा ये त्रिक केवल हल्के तत्वों तक ही सीमित था, थोड़े तत्वों तक ही सीमित था और दूसरा था कि सभी तत्वों को त्रिक में व्यवस्थित करना असंभव था। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए, तत्वों का त्रिक बनाते गए, वो बिल्कुल भी कहीं भी जो है वो एवरेज जो है वो बीच वाले तत्व का नहीं आ रहा था, ठीक है? अगली वीडियो में जो वो हम पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टमक सिद्धांत और साथ-साथ मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल।